नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो बीजेपी ने 6 महीनों के भीतर ही अपना चौथा मुख्यमंत्री बदल दिया है। उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बदले गए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को जाना पड़ा और अचानक गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी का इस्तीफा ले लिया गया। विजय रूपानी का इस्तीफा इसलिए भी खास है क्योंकि गुजरात से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। ऐसे में यह सवाल पूछा जा रहा है कि अचानक क्या वजह आन पड़ी थी कि विजय रूपानी को जाना पड़ा, जो कि अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके पीछे बीजेपी सूत्रों से जो हमारी चर्चा हुई है, कुछ दिलचस्प जानकारी मिली है। दरअसल जिन परिस्थितियों में विजय रूपानी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो परिस्थितियां अलग थी। आप सब जानते हैं कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी, जो कि तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब वो प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आए तो आनंदीबेन पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर 2016 में आनंदीबेन पटेल को हटने के लिए कहा गया, क्योंकि तब यह पाया गया कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आनंदीबेन की अगुवाई में अगर बीजेपी जाती तो शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आनंदीबेन को जाने के लिए कहा गया, उनको राज्यपाल बना दिया गया और उनकी जगह विधायक का नेता चुनने के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई। यह खबर दे दी गई बीजेपी की ओर से कि नितिन पटेल, जो कि सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है गुजरात बीजेपी के, वो मुख्यमंत्री बनेंगे आनंदीबेन पटेल की जगह। क्योंकि अगर आप एक पटेल को हटा रहे हैं तो आप दूसरे पटेल को ही बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि गुजरात की राजनीति में पटेल समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका है और लंबे समय बाद बीजेपी को पटेलों का समर्थन मिला है, जो कि परंपरागत रूप से कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। उनको बीजेपी अपने साथ रखना चाहती थी और इसीलिए कहा गया कि बीजेपी पटेल की जगह पटेल को बनाएगी। इसलिए नितिन पटेल का नाम तब लिया गया मीडिया के एक बड़े हल्के में। लेकिन अचानक से चौंकाने वाला फैसला हुआ और नितिन पटेल की जगह विजय रूपानी को वहां मुख्यमंत्री बना दिया गया। तब बताया गया कि अमित शाह ने एन वक्त पर यह साफ कर दिया कि विजय रूपानी को ही बनाया जाना चाहिए, क्योंकि गुजरात में जाति की राजनीति बहुत हो गई। जिस तरह से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को ब्राह्मण होने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया गया था, यह संदेश देने के लिए कि बीजेपी इस तरह की जातिगत समीकरणों में विश्वास नहीं रखती है, वैसे ही गुजरात में विजय रूपानी को बनाइए, जो कि कास्ट न्यूट्रल है। वो उनकी जाति जो है वो कोई प्रभावी जाति वहां पर नहीं है, तो इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपनी एक छाप छोड़ेंगे। और रही बात विधानसभा चुनाव की, तो अमित शाह ने कहा था कि ये गारंटी मेरी है कि एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता वहां आएगी। बाद में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बड़े पैमाने पर अमित शाह ने वहां पर प्रचार भी किया। हालांकि जो उन्होंने दावा किया था कि जितनी सीटें आएंगी बीजेपी की, वैसा नहीं हुआ और पहली बार बीजेपी को तिहाई मतलब 3 अंकों में भी सीटें नहीं पहुंच पाई। 99 सीटें बीजेपी को मिली और यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। हालांकि बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी बढ़त गुजरात में हासिल की थी। राहुल गांधी ने तब बड़ा प्रचार किया था और तब कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस थी वो बीजेपी की तुलना में काफी अच्छी थी। हालांकि कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी 2017 के विधानसभा चुनाव में बज गई थी। तब विजय रूपानी की अगुवाई में ही उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। उसके बाद से लगातार गुजरात में एक के बाद एक ऐसी चीजें होती गई जो कि विजय रूपानी के खाते में नेगेटिव दर्ज होती गई। असली मोड़ तब आया जब सीआर पाटिल को, जो कि सांसद हैं बीजेपी के लोकसभा के, बहुत बड़े मार्जिन से जीत करके आए, सबसे ज्यादा वोटों से पिछले लोकसभा चुनाव में जीते हैं पूरे देश भर में। और जो पीएम की अपनी चुनावी क्षेत्र है बनारस, उसको वो संभालते आए हैं 2014 से। वहां पर जितने विकास कार्य होते हैं, जितने गांव को पीएम ने गोद लिया और तमाम जो विकास कार्य बनारस में हो रहे हैं, उनके पीछे सीआर पाटिल की बड़ी भूमिका मानी जाती है। सीआर पाटिल को बीजेपी ने अपना गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बना करके भेज दिया। सीआर पाटिल के अपने काम करने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ढंग से काम करते हैं और कई तरह के फैसलों को लेकर के विजय रूपानी और सीआर पाटिल के बीच में मतभेद खड़े होने शुरू हो गए। हालांकि जो बीच के स्थानीय निकाय चुनाव हुए, इसमें बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया। बीजेपी ने वहां यह साबित कर दिया कि गुजरात उसका गढ़ है, लेकिन फिर भी कई ऐसी चीजें हुई, खासतौर से जब कोरोना की दूसरी लहर आई, उस लहर के कहर में गुजरात सरकार की भूमिका बहुत बड़े कटघरे में खड़ी हुई। ये चूंकि पीएम का अपना गृह राज्य है, गृह मंत्री का गृह राज्य है, ऐसे में वहां पर जो चूक हुई, जो कोताही हुई प्रशासन की ओर से, जो तस्वीरें गुजरात से गई देश भर में, दुनिया भर में, कि वहां लोग किस तरह से अस्पतालों के बाहर तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी वहां पर है, दवाइयों की कमी है। और उसी दौरान आपको एक कंट्रोवर्सी भी याद होगी रेमडेसिविर को लेकर, जब सीआर पाटिल ने रेमडेसिविर को बांटना शुरू कर दिया था और जब मुख्यमंत्री विजय रूपानी से पूछा गया कि
जब लोगों के पास दवाई नहीं मिल रही तो सीआर पाटिल के पास ये दवाई कहां से आई, तो इस पर रूपाणी ने बोल दिया था कि आप उन्हीं से पूछिए। और इस पर जो लोकल एक अखबार था दिव्य भास्कर, उन्होंने जो सीआर पाटिल उनका मोबाइल नंबर उसको फ्रंट पेज पर हेडलाइन की तरह छाप दिया था कि आपको अगर दवाई चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। उसके बाद लगातार 3 दिनों तक सीआर पाटिल का जो फोन है उस पर हजारों कॉल्स इस दवाई को लेकर के आई। और ये जो प्रकरण था इसके चलते दोनों ही नेताओं के बीच में खटास बहुत ज्यादा बढ़ी। सीआर पाटिल ने पार्टी आलाकमान को यहां पर यह भी कन्विंस किया कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल करनी है तो हमें जातीय समीकरणों को बैठाना होगा, हमें प्रशासन को लेकर के अपनी छवि को दुरुस्त करना होगा। और सीआर पाटिल ने बहुत ही एम्बिशियस टारगेट बीजेपी के लिए रखा है। वो ये कह रहे हैं कि सारी विधानसभा की सीटें जो वो जीतना चाहते हैं। हालांकि ये एक असंभव सी बात सुनने में लगती है, लेकिन सीआर पाटिल कहते हैं कि असंभव नहीं है, मैं इसको करके दिखाऊंगा, मैं सारी सीटें विधानसभा की बीजेपी की झोली में डालूंगा। तो ऐसे में एक तरफ सीआर पाटिल थे, एक तरफ विजय रूपाणी थे। बीजेपी को दोनों में से एक चूज करना था। बीजेपी ने लगता है कि सीआर पाटिल को चूज किया और अब उनका विजय रूपाणी का दावेदार कौन होगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। सीआर पाटिल खुद भी एक बड़े दावेदार हैं, क्योंकि जब विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बने थे तब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। तो ये एक बीजेपी में फेरिस्त है कि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो कई बार मुख्यमंत्री बन जाता है। ऐसे में उनका नाम भी चल रहा है सीआर पाटिल का। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो कि दादर नागर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो हाल में विवादों में भी आए थे, पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं, जो कि जब अमित शाह गृह राज्य मंत्री थे, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, और जब अमित शाह को जेल जाना पड़ा था उस वक्त प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और प्रफुल्ल पटेल के जो पिता हैं वो आरएसएस के बड़े प्रचारक रहे हैं, नरेंद्र मोदी उनके पास जाया करते थे, इसलिए प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का नाम भी चल रहा है। मनसुख मांडविया का भी नाम चल रहा है, जो कि पीएम मोदी के बेहद करीबी और बहुत उनकी अच्छी पसंद माने जाते हैं। लेकिन उनके साथ ये सवाल पूछा जा रहा है कि 2 महीने पहले ही उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, तो क्या ऐसे में एक बार फिर से उन्हें हटाना ठीक रहेगा। इसके अलावा नितिन पटेल जो कि उप मुख्यमंत्री थे, क्या उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो ये तमाम नाम है जिनको लेकर के चर्चा चल रही है। लेकिन बीजेपी जाहिर सी बात है कि गुजरात जो कि उसका गढ़ है, जिसको कि हिंदुत्व की एक प्रयोगशाला कहा जाता है, वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती और उसके लिए वो कोई भी फैसला करने के लिए तैयार है। और शायद इसीलिए विजय रूपाणी की बलि देनी पड़ी है। बात पते की में इतना ही। देखते रहिए NDTV।